पिछला वीडियो हमारा आंकड़ों के संकलन की विधियां, जिसे हम सांख्यिकीय विधियों के नाम से भी जानते हैं, और आंकड़ों का संकलन मतलब आंकड़ों को संग्रहित करने की, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की कुछ विधियों को हमने आपके सामने अध्ययन करवाया। आपने पिछले वीडियो में प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की कुछ विधि को पढ़ा, जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि को पढ़ा, जिसके हमने अर्थ, उपयुक्तता, गुण और अवगुणों के द्वारा इसका अध्ययन किया। दूसरी विधि हमने अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि को अध्ययन किया बच्चों। उसके अंतर्गत हमने दूसरी विधि में अर्थ और उपयुक्तता को पिछले वीडियो में समझ लिया था। आज हमारा जो वीडियो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के गुण और अवगुणों के लेकर के आया है बच्चों। तो हम कंटिन्यू करेंगे उसी वीडियो को, लिखेंगे दूसरी जो विधि चल रही थी अपनी, इसमें लिखेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, जिसमें हमने बताया था कि मौखिक तौर पे ओरल तरीके से व्यक्तियों के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ना लेकर के मौखिक तौर से अनुसंधान किया जाता है बच्चों इसके अंतर्गत। तो हमने इसका अर्थ और उपयुक्तता समझ ली थी। आज हम इसके गुण और अवगुणों की व्याख्या करेंगे बच्चों। तो हम ले रहे हैं अपना जो टॉपिक है, इसके गुण। गुण जो है वो क्या है कि जिसको हम बोलते हैं कि इस प्रणाली के गुण जो निम्न है। सबसे पहला गुण है विस्तृत क्षेत्र। सबसे पहला गुण विस्तृत क्षेत्र। जैसा कि बच्चों ने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है। तो लिखेंगे इसे विस्तृत क्षेत्र में, लिखेंगे कि यह प्रणाली विस्तृत क्षेत्र में लागू होती है। यह प्रणाली विस्तृत क्षेत्र में लागू होती है। यह प्रणाली विस्तृत क्षेत्र में लागू होती है। दूसरी चीज बच्चों, इसमें विस्तृत क्षेत्र है यानी कि व्यापक क्षेत्र में ही ये प्रणाली लागू होगी। दूसरी चीज है इसके गुण में मितव्ययता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब होता है बच्चों कम खर्चीली, जिसमें खर्चा कम आता है, उसको बोलते हैं हम मितव्ययता। तो दूसरा जो गुण है इसका वो यही है मितव्ययता, जिसको हम बोल सकते हैं कम खर्चीली। इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि इस विधि में धन, समय और परिश्रम कम लगते हैं। इस विधि में धन, समय व परिश्रम कम लगते हैं। ठीक है, लिखें इसे। इसी तरह से बच्चों इसका तीसरा पॉइंट है विशेषज्ञों की सम्मति। विशेषज्ञों की सम्मति। कहने का तात्पर्य कि जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है, इसके अंतर्गत विशेषज्ञों की सम्मिलित या सम्मिलित होना या समावेश होना बहुत ही अनिवार्य है। तो लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखें इस विधि में विशेषज्ञों की राय तथा सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि में विशेषज्ञों की राय तथा सुझाव किए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं। की राय तथा सुझाव प्राप्त
किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं। साथ ही में बच्चों इसमें चौथा पॉइंट जो आएगा वो आएगा निष्पक्षता। क्या आएगा? निष्पक्षता। निष्पक्षता जिसको हम बोलते हैं बायसनेस, निष्पक्षता। क्योंकि हम गुणों की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये विधि क्या करती है, इसमें निष्पक्षता का गुण पाया जाता है। या ऐसे लिख सकते हैं कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता के इस विधि में अनुसंधानकर्ता के इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इस विधि का गुण है। व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखेंगे बच्चों। साथ ही इसमें लिखेंगे पांचवा गुण सरलता। इस विधि का पांचवा गुण बच्चों सरलता, जिसे हम लिख सकते हैं यह विधि सरल होती है तथा यह विधि सरल होती है। क्यों सरल होती है? क्योंकि इसमें आसानी से मौखिक तौर पे आंकड़े इकट्ठे कर लिए जाते हैं तथा आंकड़े संकलित करने में अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती तथा आंकड़े संकलित करते समय अधिक परेशानी आंकड़े संकलित करते समय अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो बच्चों हमने देखा कि इसके जो गुण है वो है, सबसे पहला गुण विस्तृत क्षेत्र, दूसरा मितव्ययता, तीसरा विशेषज्ञों की सम्मति और चौथा निष्पक्षता तथा सरलता। इस अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के इन गुणों के साथ साथ अवगुण भी सम्मिलित हैं बच्चों। तो आप गुणों को नोट करें, फिर इसके अवगुण भी बताएं। नेक्स्ट स्टडी करेंगे अपनी अवगुण। कौन सी विधि के? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के अवगुणों को हम बताने जा रहे हैं। इनके अवगुण कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किए गए हैं बच्चों। उसके 3 पॉइंट है, लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे उनके अवगुणों के आधार पर, शुद्धता में कमी। शुद्धता में कमी। शुद्धता में कमी जो है क्या गुण बताती है? अवगुण बताती है बच्चों। इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में, इसमें लिखेंगे इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में
उच्च स्तर की सुविधा या शुद्धता, उच्च स्तर की शुद्धता नहीं होती, शुद्धता नहीं होती। क्योंकि क्यों नहीं होती ये बताया जा रहा है, क्योंकि उच्च स्तर की शुद्धता नहीं पाई जाती क्योंकि सूचना देने वाले प्राय लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि सूचना देने वाले प्राय लापरवाही बरतते हैं, प्राय लापरवाही बरतते हैं। इसी तरह से बच्चों दूसरा लिखेंगे पक्षपात। पहला गुण था शुद्धता में कमी, दूसरा लिखेंगे पक्षपात। पक्षपात इसमें लिखेंगे इस विधि में सूचना देने वालों के, इस विधि में सूचना देने वालों, जो सूचना देने में बच्चों पक्षपात किसके, इस विधि में सूचना देने वालों के व्यवहार में इसकी संभावना होती है कि जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनके व्यवहार में पक्षपात की संभावना होती है। पक्षपात की संभावना होती है। तो बच्चों साथ में इसमें लिखेंगे एक लास्ट अवगुण गलत परिणाम। गलत परिणाम बच्चों क्यों होते हैं गलत परिणाम, क्योंकि इसमें आंकड़े जो है शुद्ध नहीं होते, क्योंकि सूचना देने वाले लापरवाही बरत सकते हैं, और दूसरी बात है कि इसमें सूचना देने वालों के व्यवहार में पक्षपात की संभावना रहती है। इस तरीके से जो हम कारण और परिणामों की व्याख्या करते हैं वे गलत भी निकल जाते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें गलत परिणाम, लिखें इस विधि में साक्ष्य देने वालों की, इस विधि में साक्ष्य देने वालों की लापरवाही इस विधि में साक्ष्य देने वालों की लापरवाही, पक्षपात तथा अज्ञानता के कारण, लापरवाही, पक्षपात तथा अज्ञानता के कारण गलत परिणाम निकलने की संभावना होती है। गलत परिणाम निकलने की संभावना होती है। बच्चों अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत आपने इनके अर्थ, उपयुक्तता, गुण और अवगुण इन तीन सबको समझा और आपने 2 वीडियो को कंप्लीट किया, अध्ययन भी किया। तो आज
हमारे इस वीडियो में आपने समझ लिया होगा प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान की अर्थ, उपयुक्तता, गुण और उनके आधार पर हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में अंतर करना सीख जाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा यही है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान तथा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में अंतर। तो आप ये नोट करें कि वो स्टार्ट करेंगे। आज हमारी दोनों विधियां कंप्लीट हो गई है बच्चों, लेकिन अब दोनों में हम अंतर, जब हमने दोनों विधियों को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इनमें अंतर भी हम आराम से कर सकते हैं, यानी आसानी से कर सकते हैं इनके अंतर को। अब इनके अंतर के द्वारा हम दोनों विधियों को साथ साथ ही समझ लेंगे। देखिए इसमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान तथा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में अंतर। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान तथा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में अंतर। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और मौखिक अनुसंधान में अंतर बच्चों, जब हमने दोनों विधियों को समझ लिया तो इसके अंतर को भी हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। जैसा हम लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में समस्या से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले, समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोगों से अनुसंधानकर्ता पहला अंतर यही है कि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सीधे व्यक्तियों से संपर्क करता है और उसमें मौखिक तौर से संपर्क किया जाता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके इसमें प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके क्या करता है, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके सूचना प्राप्त करता है, सूचना प्राप्त करता है। लेकिन बच्चों पहली चीज यही अंतर समझ में आ रहा है कि इसमें व्यक्तियों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान मौखिक अनुसंधान में क्या होता है, अनुसंधान में समस्या से
अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोगों से या व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जाती है। व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जाती है। लिखेंगे बच्चों, नोट करेंगे। इसी तरह से दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान उस स्थिति में संभव है जिसमें संभव है जिसमें अनुसंधान का क्षेत्र छोटा, जिसमें अनुसंधान का क्षेत्र छोटा है। हमने क्या पढ़ा बच्चों, प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि में अनुसंधान का क्षेत्र छोटा होता है, जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक, लिखेंगे इसमें, जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में या मौखिक अनुसंधान का क्षेत्र जो है वो क्या होता है, अनुसंधान विधि विस्तृत क्षेत्र के लिए अपनाई जाती है। विस्तृत क्षेत्र के लिए अपनाई जाती है। इसी तरीके से बच्चों इसका लास्ट पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसका कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि क्या है, हमने बताया था कि कौन सी विधि मितव्ययी है और कौन सी विधि अधिक खर्चीली है। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि क्या थी बच्चों, ये अधिक महंगी विधि है या अधिक खर्चीली विधि है, कुछ भी लिख सकते हैं। अधिक महंगी विधि है जबकि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जो है वो विधि क्या है, कम खर्चीली है बच्चों। मौखिक अनुसंधान विधि
कम महंगी है। तो बच्चों हमने इसके अंतर को भी समझा। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान तथा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में हमने अंतर को भी समझा। हमने आंकड़ों के संकलन की विधियां पार्ट 4 में बच्चों दोनों विधियों को कंप्लीट कर लिया। आप पार्ट 1, 2, 3, 4 देखेंगे तभी आपको ये पूरी चीज क्लियर होगी बच्चों। पूरा टॉपिक क्लियर कैसे होगा, क्योंकि हमने अपने हर वीडियो के पार्ट में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी पहले आंकड़ों की कुछ विधियों को समझाया है, उनके नामों को बताया है, फिर आपकी एक एक विधियों को हम समझाते जा रहे हैं। अभी भी इसकी 2 विधियां बाकी हैं आंकड़न संकलन की, जिसमें हमने मुख्य तौर पे 2 विधियों का वर्णन कर दिया है। एक तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान तथा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इन 2 विधियों में आपने अर्थ, इसकी उपयुक्तता, इसके गुण और अवगुण दोनों का वर्णन किया है, दोनों का अध्ययन भी कर लिया होगा बच्चों। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हमने इन दोनों के अंतर को भी समझाया है। तो इन अंतर के आधार पर इनकी अर्थ, उपयुक्तता, गुण और अवगुण भी समावेश करके आप इनका व्याख्यान कर सकते हैं बच्चों। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप इन्हें नोट करें, नोट्स कॉपी में नोट बनाएं, समय समय पर इनको याद भी करते जाएं बच्चों, तभी इसका लिखने का मतलब रहेगा बच्चों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको अपने अगले वीडियो में जो हमारी तीसरी विधि है स्थानीय संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति वाली विधि, दो विधियां बची है, उनका वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे बच्चों। उसके वही जैसे जिस प्रकार से हमने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में अर्थ, उपयुक्तता, गुण और अवगुण को समझते हुए उन विधियों को समझा या उन विधियों का अध्ययन किया बच्चों, उसी के आधार पर हम अब सूचना या जो प्राप्ति स्थानीय संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति की विधि को भी समझेंगे, उसके अर्थ, उपयुक्तता, गुण और अवगुण के आधार पर। तो इस तरीके से हम आज का हमारा जो वीडियो है आंकड़ों के संकलन की विधियां पार्ट 4 कंप्लीट हो रहा है 2 विधियों के साथ बच्चों। अब हम डायरेक्ट लेकर आएंगे कि सूचना और संवाददाताओं से प्राप्त विधि, उसका नाम हेडिंग हमारी वही रहेगी क्योंकि विधियां वही है, 2 विधियां यहाँ कंप्लीट हो गई, तीसरी विधि का हम नाम टाइटल नाम वही रखेंगे। तो आज का वीडियो हमारे लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके।